अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम मैंने बात कर ली अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम और काफ़ी डिटेल में रेट लॉ और फिर इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और इनके दरमियान ग्राफ्स कैसे हम बना सकते हैं और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेज पे कैसे कांस्टेंट रहता है उसको मैंने पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में इस पर बात की हुई है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे तो इससे पहले उस लेक्चर को भी देख लें, बिकॉज उसमें मैंने बहुत फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। आज हमारे टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मैं कोशिश करूंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन से मैं काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपस में लिंक्स करता है। कैसे लिंक्स करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये आपके साथ एक रिएक्टेंट है A और आपके साथ इसका कोएफिशिएंट है A और आपके साथ दूसरा रिएक्टेंट है B और इसका कोएफिशिएंट है B। व्हेनेवर आई से कोएफिशिएंट से मेरा मुराद ये होगा कि जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आप जो डिजिट्स लिखते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, आई मीन दिस थिंग। अब ये कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के साथ प्रोडक्ट में। वी हैव प्रोडक्ट हेयर। अब यहां पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको मैं नाम देता हूं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो इस रिएक्शन का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये A और B के कंसंट्रेशन को ले लें, इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर ले, रेज टू द पावर द कोएफिशिएंट। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा तो आप लोगों के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा, और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कम होगा, रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, तो फिर इसका जो स्पीड होगा वो भी आपके साथ क्या होगा, स्लो होगा। सादा अल्फाज में इसकी मीनिंग यही है। लिहाजा मैं इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power equal in a raised to the power coefficient in a balanced chemical equation। लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of A multiplied by concentration of B raised to the power equal to the coefficient and balanced chemical equation। For example, for A coefficient is A and for B coefficient is B, तो A पे raised to the power small a और B का concentration raised to the power its coefficient and balanced chemical equation। लिहाजा I can write this is small a and this is small b। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा तो आपके साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। ये इनका सादा मीनिंग है। लिहाजा अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को मुझे हटाना है और यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट लगा लेता हूँ। लिहाजा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इट इज इक्वल टू K और ये आपके साथ A रेज टू द पावर कोएफिशिएंट A एंड B रेज टू द पावर स्मॉल b कोएफिशिएंट। अब ये तो मैंने वैसे जनरल स्टेटमेंट लिख लिया लॉ ऑफ मास एक्शन का, लेकिन अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, व्हाट विल बी इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो इसको लेने के लिए मैं एक इंतहाई हाइपोथेटिकल रिएक्शन तस्वर कर लेता हूँ। व्हेनेवर आई से हाइपोथेटिकल रिएक्शन से मेरा मुराद होगा जनरल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे साथ रिएक्टेंट है A और इनका कोएफिशिएंट है A और ये आपके साथ B, दे रिएक्ट और ये पैदा कर लेता है C और ये आपके साथ D और इसका कोएफिशिएंट है स्मॉल d। अब ये रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड में। अब अगर आपको मैं कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड में तेज दिया जाएगा या स्लो, तो आप कहेंगे कि जी A और B अगर इनका कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, अगर इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर ये ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, रेदर देन ये क्या होगा, स्लो होगा। तो लिहाजा मैं इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए
कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको यूं लिखूंगा, देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो लिहाजा मैं इसको यूं कोरिलेट कर सकता हूं, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant raised to the power their coefficient and balanced chemical equation. लिहाजा rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of A multiplied by concentration of B raised to the power their coefficient. Raised to their coefficient क्या है आपके साथ? A और आपके साथ B, तो A raised to the power small a and B raised to the power small b. Again I say A and B, they are the coefficient of balanced chemical equation. अब लिहाजा ये rate of forward reaction के लिए I write RF. RF is my forward rate of forward reaction. और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ constant, तो constant मैं लिख लेता हूँ K और ये F rate of forward constant, और ये आ जाएगा आपके साथ A multiplied by B raised to the power their coefficient, तो मैं लिख सकता हूँ A and B, and this is my equation number 1. ये हो गया मेरे साथ फॉरवर्ड रिएक्शन. अब कुछ टाइम के बाद जब ये रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो C और D के मॉलिक्यूल दोबारा कोलिजन्स करेंगे, लिहाजा रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा. अब यहाँ पे C और D अगर आप इनके कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाइड कर लें रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, अगर इनका प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है तो उतना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये भी आपके साथ फास्ट ही होगा. तो मैंने फर्स्ट टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को कोरिलेट कर लिया विद कंसंट्रेशन. अब मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को कोरिलेट कर रहा हूं विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ C and D, and C और D are nothing but they are products. अब अगर C और D के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपके साथ उतना ही फास्ट होगा. इसलिए मैं अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कुछ इस तरह से ही लिख सकता हूं, आई कैन राइट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके साथ रेट और आपके साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ C एंड D रेज टू द पावर दे आर कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट है आपके साथ C और आपके साथ कोएफिशिएंट है D. अब अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स. आई यूज RR, ये जो कैपिटल R है इट इज फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जो मैं स्मॉल r लिख लेता हूं आई मीन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. और ये आ जाएगा आप लोगों के साथ बराबर कि दिस इज KR और ये आ जाएगा C रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट C, और ये आप लोगों के साथ D के कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट स्मॉल d. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या आता है? इक्विलिब्रियम स्टेज पे मैंने पहले भी कहा था कि मिकदारें कांस्टेंट रहती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं. लिहाजा अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब लिहाजा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन. और ये किस स्टेज के लिए है? इट इज फॉर इक्विलिब्रियम स्टेज. तो लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फॉर इक्विलिब्रियम स्टेज. अब आपके साथ ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है तो लिहाजा मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
must be equal to rate of reverse reaction. अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट कर ले आर एफ की, और इक्वेशन नंबर 2 से आप लोग आर आर की वैल्यू पुट कर ले। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ यूं लिख सकता हूं, यानी आई कैन राइट, इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, इट इज लाइक दिस। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज के एफ, और यह आ जाएगा आपके साथ ए रेस टू पावर ए मल्टीप्लाइड बाई बी रेस टू पावर इट्स कोएफिशिएंट, इट इज बी, दिस इज इक्वल टू के आर, दिस इज माई के आर, और प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी रेस टू पावर देयर कोएफिशिएंट, लिहाजा यह आ जाएगा आपके साथ सी रेस टू पावर सी, और यह आपके साथ डी रेस टू पावर इट्स कोएफिशिएंट डी। अच्छा, अगर आप देख ले A एंड B अगेन आई से दे आर कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगर आप यहां पे देख ले, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट, और ये है आपके साथ रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट को मैं इकट्ठा करना चाहता हूं, आई वांट टू सी देम टुगेदर। तो ऐसा करने के लिए मैं दोनों साइड को के आर पे डिवाइड कर लेता हूं, यानी दोनों साइड को मैं के आर पे डिवाइड कर लेता हूं। और ये मैथमेटिक्स के सारे स्टेप्स इसलिए मैं कर लेता हूं कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है, पर्टिकुलरली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के, वो ज़रा मैथमेटिक्स में कभी कभी गड़बड़ करते हैं। तो देयरफॉर आई डू ऑल द स्टेप्स ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ओके, तो लिहाजा डिवाइड बोथ साइड बाई के आर, लिहाजा जब आप दोनों साइड को डिवाइड बोथ साइड्स बाय के आर वी गेट, तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके साथ के एफ डिवाइडेड बाई के आर, और ये आ जाएगा आप लोगों के साथ सॉरी ये आ जाएगा ए एंड बी, ये आ जाएगा आपके साथ सी का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई डी कंसंट्रेशन रेस टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, तो सी एंड डी। अब आई एम इंटरेस्टेड इन के एफ एंड के आर, बट आई हैव ए एंड बी हेयर टू, तो मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूं। तो हाउ आई विल डू, दोनों साइड को मैं ए और बी पे डिवाइड कर लेता हूं। तो लिहाजा जब इसको मैं डिवाइड कर लूं तो लिहाजा डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए एंड बी वी गेट, तो यह आ जाएगा आपके साथ के एफ डिवाइडेड बाई के आर ए मल्टीप्लाइड बाई बी रेस टू पावर देयर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई ए एंड here it is b and b is equal to c और ये d raised to the power d divided by a and here it is b। अब लिहाजा अगर आप देख लें ये और ये चीज़ें क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, तो आपके साथ नेट रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा कि के एफ डिवाइडेड बाई के आर इट इज इक्वल टू सी डी का मल्टीप्लिकेशन रेस टू द पावर देयर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई ए का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई बी का कंसंट्रेशन रेस टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। अच्छा, अब मैं इन चीज़ों को ज़रा जो है वो इसको एरेज कर लेता हूँ ताकि मैं फर्दर डिस्कशन इजीली कर सकूँ, ओके। ये पार्ट मैं रिमूव कर लेता हूँ, ओके। ओके, अब अगर आप यहां पे देख लें तो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट। ये दोनों चीजें जो है दे आर कांस्टेंट। अब मैं इन दोनों कांस्टेंट की जगह एक और कांस्टेंट लगा लेता हूं, क्योंकि सिचुएशन है एट इक्विलिब्रियम स्टेज, लिहाजा मैं इन दो कांस्टेंट की जगह एक और कांस्टेंट लगा लेता हूं और इस और कांस्टेंट को मैं नाम देता हूं
के सी, यानी मैं ये इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4. लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4. अब अगर मैं आपको कहूं कि दिस इज के एफ डिवाइडेड बाई के आर, इन दोनों कांस्टेंट को, रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट, रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को मैं नाम देता हूं कि इट इज अनदर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैं नाम देता हूं के सी. दिस इज कॉल्ड के सी. अब ये के सी किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा आपके साथ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. यहां पे एक लफ्ज है जो कि बहुत क्लियर होनी चाहिए. जब मैं कहता हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से मेरा मुराद होता है मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, और फिर मैं लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट. लिहाजा ये प्रोडक्ट जब मैं कहता हूं तो इससे मेरा मुराद समटाइम मल्टीप्लिकेशन होगा. तो यह आ जाएगा आपके साथ सी रेज टू पावर सी, और यह आ गया मेरे साथ डी रेज टू पावर डी, और यह आपके साथ ए रेज टू पावर ए, और ये बी रेज टू पावर बी. अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो इक्वेशन मैंने लिख लिया, ये इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि इट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इस इक्वेशन का नाम क्या है? यानी ये जो इक्वेशन आपके सामने आता है के सी इज इक्वल टू multiplication of product divided by multiplication of reactant at equilibrium stage. Whenever I say Kc, I mean equilibrium concentration of product divided by equilibrium concentration of reactant. अब ये जो Kc बराबर आ गया इसको, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को नाम देता हूं कि दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इस इक्वेशन के लिए मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन. आई वुड लाइक कि मैं इसको आपके लिए ये मेंशन भी कर लूं. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ये जो पूरा इक्वेशन मैंने लिख लिया, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन. दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन. अच्छा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अब दो पार्ट आ गए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब इसको फिजिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश कर ले. इसके दो पार्ट आ गए. एक जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आता है के सी. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और ये जो राइट हैंड साइड पे आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, रेशो है आपके दरमियान, यानी इट इज द रेशो ऑफ the product of concentration of product to the product of concentration of reactant. तो ये जो आपके साथ एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं कि इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. तो लिहाजा ये जरूरी चीजें हैं, इनको सीख लिया करें. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम, एंड ये आपके साथ कांस्टेंट, और ये है आपके साथ एक्सप्रेशन. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. इस पूरी इक्वेशन का नाम है इक्विलिब्रियम इक्वेशन. दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोगों ने फोकस करना है. अच्छा, अब एक चीज कि ये जो के सी है, ये आपके साथ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो है, बट एट इक्विलिब्रियम स्टेज. और एक बात मैं अभी से दोबारा बताऊं कि ये जो ऊपर आप, ये जो न्यूमरेटर में आप कंसंट्रेशन लेंगे प्रोडक्ट का, और ये जो आप न्यूमरेटर में आप रिएक्टेंट का डिनोमिनेटर में जो आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेंगे, तो इट विल बी ऑलवेज इक्विलिब्रियम concentration, not some other concentration. It will be always equilibrium concentration. This is very important point. अच्छा, अब एक चीज और भी नोट कर ले कि ये जो Kc है, it is affected by only and only one factor, and this is temperature. यानी Kc is only and only affected by temperature. यानी it depends upon temperature. बाकी
किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी की वैल्यू चेंज होगी ओनली एंड ओनली जब आप टेम्परेचर को चेंज कर ले। तो आप लोग मुझसे सवाल करेंगे कि व्हाट इज द रीजन कि ये चेंज हो रही है। रीजन इज सिंपल, बिकॉज Kc बराबर है किस चीज के? Kc बराबर है Kf डिवाइडेड बाई Kr। और आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में इसको पढ़ लेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट हो या रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट, दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अर्हीनियस का एक इक्वेशन है जो आपको ये बता लेता है कि K इज इक्वल टू AE माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। लिहाजा अगर आपके साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली अगर ये भी इफेक्ट होता है, ये भी इफेक्ट होता है, तो Kc ये भी ऑटोमेटिकली टेम्परेचर से इफेक्ट ही होगा। तो कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि फिर टेम्परेचर से क्या Kf और Kr एक जैसे इफेक्ट होंगे? नो, Kf और ये Kr ये टेम्परेचर से डिफरेंटली ही इफेक्ट होंगे। दैट्स द रीजन। अगर ये दोनों एक जैसे इफेक्ट होते तो फिर तो किसी की वैल्यू चेंज ना होती। जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हो सकता है कि कुछ रिएक्शन में Kf की वैल्यू बढ़े, हो सकता है कि कुछ इक्वेशन में Kr की कीमत बढ़े। जो ओवरऑल किसी की वैल्यू होगी वो आपके साथ क्या होगी? चेंज होगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज से अगर कोई बंदा आपसे पूछे व्हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो आप कहा करें कि Kc इज इक्वल टू Kf डिवाइडेड बाय Kr। तो Kf एंड Kr दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, देयरफॉर Kc इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लेकिन ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है कि एक लेक्चर ऐसा आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप लोग चूंकि फ्रेश कैंडिडेट है, क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर लूँगा फिर आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप मेरे साथ चल सके। लिहाजा ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है कि किसी कैसे इफेक्ट होता है, कितना इफेक्ट होता है, इस पे मैं एक डिटेल लेक्चर दूंगा और इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, ये बात तो क्लियर हो गई कि Kc इज इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन। मैं कहता हूं कि व्हाट इज Kc, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट साइड पे जो रेशियो आ रहा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, इक्विलिब्रियम स्टेज, तो हम इसको नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। व्हाई आई एम यूजिंग दिस C से मुराद है कंसंट्रेशन। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैं मालूम कर रहा हूं, तो उसके लिए जो मैं राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहा हूं एट कंसेंट, यानी उनकी कंसंट्रेशन को, उसको मैं लेता हूं मोलर में, मोलरिटी में। तो दिस इज कंसंट्रेशन, इफ दिस इज कंसंट्रेशन, श्योरली जो K की वैल्यू आएगी वो होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। लेकिन ये C मुझे हमेशा के लिए याद दिलाएगा कि जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें आपने क्वांटिटीज कंसंट्रेशन में ली हुई है, देयरफॉर वी राइट Kc। लेकिन अगर एक बंदा कहे कि नो, वो कहता है कि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नापना चाहता हूं, नॉट इन कंसंट्रेशन, मैं इसको प्रेशर में नापना चाहता हूं, तो फिर यहां पे वो Kc की बजाय लिखेगा Kp, जिसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। लिहाजा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो अब हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं कि Kc को मैं कैसे लिख सकता हूं फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। और आज का लेक्चर जितना आगे जाएगा उतना आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, बिकॉज मैं हर स्टेज पे नए नए पॉइंट्स जो है वो डालता चला जाऊंगा। क्योंकि अभी ये जो पॉइंट है, आई एम डेड श्योर ये आप लोग मेट्रिक से जानते हैं, ये बेसिकली मेट्रिक का ही टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर सकूँ। नाउ लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल मैं हल कर लेता हूँ, उस पर आप लोग फोकस कर लें। ओके, जी बाबर, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी। हाँ दानिश, एनी क्वेश्चन? जी जी सर, एक क्वेश्चन है कि ये किस की जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है? नहीं, डिपेंड नहीं करती है। ये मैंने आपको पहले भी आप लोगों को लेक्चर दिया था कि इक्विलिब्रियम, इसके लिए बेहतर ये होगा कि इंसान या जो भी स्टूडेंट्स हो फर्स्ट लेक्चर्स को देख लें। ये बात याद रखें कि Kc की वैल्यू, ये चूंकि एक रेशो है, किसके दरमियान रेशो है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम स्टेज पे। यानी अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसका कंसंट्रेशन ले लूँ और इसका कंसंट्रेशन ले लूँ, इनका रेशो मैं ले लूँ, तो ये रेशो हमेशा के लिए क्या बनेगी? कांस्टेंट बनेगी, वॉट एवर द कंसंट्रेशन में बी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके साथ एक किस्म का कंसंट्रेशन हो, मेरे साथ
मैंने डिफरेंट कंसंट्रेशन लिया हो इनिशियली इक्विलिब्रियम स्टेज पे मेरे साथ एक और टाइप का कंसंट्रेशन हो, लेकिन जब मैं उस इक्वेशन में वो कीमतें पुट करूंगा तो इनका जो नेट रेशियो बनेगा वो मेरे साथ क्या बनेगा, ये मेरे साथ सेम बनेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हम इनिशियल कंसंट्रेशन रेट नहीं ले सकते। नहीं, दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो मेरा पहला लेक्चर है वो ज़रूर आप लोग देख ले, उसके अंदर आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स एक्सक्लूसिवली। तो अगेन आई से कि व्हेन एवर आई से KC, तो ये जो आपके साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इट इज नॉट कंसंट्रेशन जस्ट, इट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए तो इसको नाम दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। नाम से जाहिर है, अगर मैं ये लिख रहा हूं एक्सप्रेशन तो ये है एट इक्विलिब्रियम स्टेज, तो ऑटोमेटिकली जो कंसंट्रेशन मैं लूंगा दीज विल नॉट बी इनिशियल कंसंट्रेशन, दीज विल बी आल्सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, बिकॉज नेम से सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन, और ये बात बिल्कुल गौर से सुन लें, इसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए कि आप जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन ले लें, आप जो भी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ले लें या प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन ले लें, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो भी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन हो, लेकिन जब आप इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है तो KC की वैल्यू कांस्टेंट ही बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बाबर कर रहा है और एक जो है वो दानिश कर रहा है। वी आर 3 स्टूडेंट्स। अब अगर मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स है और 3 स्टूडेंट यही सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उनका टेम्परेचर भी सेम है। अब बाबर जो है वो एक किस्म का कंसंट्रेशन लेता है और आपके साथ दानिश जो है वो दूसरे किस्म का इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेता है। मैं रिएक्शन को रिएक्टेंट की बजाय बैकवर्ड से स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये बात याद रखो कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा, बाबर जो है इस रेशियो में वैल्यू पुट कर लेता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, मैं पुट कर लेता हूँ और दूसरा दानिश पुट कर लेता है, लेकिन जो नेट रिजल्ट बनेगा वो आपके साथ क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। और ये इसकी बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है और इसलिए तो कहते हैं कि KC डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे जो इनका रेशियो बनेगा इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, वट एवर द इनिशियल कंसंट्रेशन इज, वट एवर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज, लेकिन उनकी जो रेशियो बनेगी एट इक्विलिब्रियम स्टेज फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो हमेशा के लिए क्या बनेगी, कांस्टेंट ही बनेगी। इट इज इफेक्टेड बाय ओनली एंड ओनली वन फैक्टर एंड दिस इज टेम्परेचर। और मैंने आपको वजह भी बता दी कि टेम्परेचर इसको क्यों इफेक्ट करता है। इसको मैं इस इक्वेशन की बजाय इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं फ्रॉम KF एंड KR, बिकॉज K इज रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लिहाजा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो KF और KR भी चेंज होगा। अगर KF और KR चेंज हो रहा है तो KC भी चेंज होगा। अगर KC चेंज होगा तो फिर ये रेशियो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। क्यों? बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट और ये बराबर है आपके साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के। अगर ये वैल्यू चेंज हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली इससे जो वैल्यू आएगी वो भी आपके साथ चेंज ही आनी चाहिए। मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा जी। और कोई क्वेश्चन? ओके, अब यही एक्सप्रेशन आपके सामने पड़ा है और इसके जरिए आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम हल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ फर्स्ट प्रॉब्लम, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया मीन्स कि जब मेरे साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों एक फेज में हो, सेम फेज में हो, तो लिहाजा मैं KC लिख लेता हूँ फॉर होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। लिहाजा अगर आप यहाँ पे देख लें, I से दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म अमोनिया। इससे बन जाता है अमोनिया। अमोनिया इज आल्सो अ गैस, ये भी आपके साथ एक गैस। तो अब आप लोगों से मैं पूछता हूं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेके, हो सकता है कि आपको लोग कहें कि राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होगा किस चीज के? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू product of reactant concentration raised to their coefficient and balanced chemical equation. लिहाजा मैं इसको अब लिख सकता हूं कि this is KC. Again I say C remind us कि मैं जो रेशियो ले रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसमें जो मैं रेशियो ले रहा हूं तो दे आर
यानी वी टेक थिंग इन कंसंट्रेशन, वी टेक थिंग इन मोलरिटी, यू कैन सिंपली से। लिहाजा अब क्या बनेगा आप लोगों के साथ, ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अगर आप देख ले दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस, इट इज होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरे साथ ये बन गया अमोनिया, और ये अमोनिया का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट, और इनका जो कोएफिशिएंट है वो है 2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। तो लिहाजा ये बनेगा आपके साथ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर देयर corresponding coefficient. I think correct word is corresponding coefficient. For nitrogen coefficient is 1 and for hydrogen coefficient is 3. So therefore I can write 1 and I can write 3. Clear? अच्छा, अब एक और मैं एक homogeneous equilibria लेता हूँ. This is one homogeneous equilibria. This is my another homogeneous equilibria. My another homogeneous equilibria is hydrogen and this is iodine. They react and it is hydrogen iodide. Here it is a gas. इस रिएक्शन के अंदर एक मसला है. What is the problem in this very equation? आप लोग इसके मुतालिक क्या ख्याल करते हैं जी? बैलेंस नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने हमेशा के लिए इक्वेशंस को बैलेंस करके रखना है. तो लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूँ 2, here it is a gas, और ये भी आप लोगों के साथ गैस. तो मैं कहता हूँ Kc, तो आप लिखेंगे Kc, ये आ जाएगा आपके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये आपके साथ पावर 2, और ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट. तो ये बनेगा आपके साथ 1 और ये भी आपके साथ बनेगा 1. इट्स ओके. ओके, अब काइंडली एक चीज पे और आप लोग गौर कर ले. दिस इज Kc एंड हेयर इट इज आल्सो Kc. क्या Kc की यूनिट है या नहीं है? तो Kc की यूनिट डिपेंड्स करता है आपके साथ मोल्स पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि वो इस आंसर को प्रॉपर जो है वो पिक नहीं कर पाते. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल्स पर डीएम क्यूब, और इनको मैं सिंपल लिखता हूं मोलरिटी. आई राइट इट सिंपली कि ये मोलरिटी है. अब अगर आप यहां पे देख ले तो वी हैव कंसंट्रेशन टर्म हेयर. तो कंसंट्रेशन की यूनिट मैं ले लेता हूं मोलरिटी, यानी मोलरिटी है मोल्स पर डीएम क्यूब, लेकिन व्हेन एवर आई से कंसंट्रेशन आई मींस मोलरिटी, एंड मोलरिटी मींस मोल्स पर डीएम क्यूब. तो लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूं कि ओके, इसकी मोलरिटी अब देख ले, दिस इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन पे आप पावर लिख ले 2, बिकॉज कंसंट्रेशन की यूनिट यहां पे मैं लिख लेता हूं मोलरिटी फॉर सिंप्लिसिटी. तो इसके ऊपर पावर है 2 डिवाइडेड बाय, देखिए दिस इज मोलरिटी बिकॉज दिस इज मोलरिटी, और यहां पर भी ये मोलरिटी, और इस पे पावर बनेगा 3. तो m मल्टीप्लाइड बाई m पावर 3 इट इज इक्वल टू m पावर 4. तो मैं इसको लिख लेता हूं m पावर 4. अब अगर आप देख लें ये, बल्कि मैं इसको एक और स्टेप भी इसके साथ कर लेता हूं. इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, देख ले, दिस इज m पावर 2 डिवाइडेड बाई m पावर 4. तो चूंकि आपके साथ m ये दोनों का बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट को आप ऊपर ले जाओ तो 2 माइनस दिस, ये बनेगा आपके साथ मोलरिटी, और ये बनेगा आपके साथ -2, और ये बनेगा आपके साथ 1/m². तो लिहाजा मैं इसको डायरेक्टली इस तरह की ये कैंसल आउट हो जाएंगे. तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पावर 2, और ये आपके साथ नाइट्रोजन पावर 1, और ये आपके साथ हाइड्रोजन पावर 3. तो इनकी जो मोलरिटी है यानी यूनिट है वो बनेगी 1 डिवाइडेड बाई m², 1 डिवाइडेड बाई m², और मोलरिटी किसके बराबर है? मोल्स पर डीएम क्यूब. तो लिहाजा अगर दूसरा बंदा इसको इस तरह लिख ले कि मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं लिख लेता हूँ, दिस इज अमोनिया का कंसंट्रेशन, और ये आपके साथ रेज़ टू पावर 2 नाइट्रोजन पावर 1, और ये आपके साथ हाइड्रोजन पावर 3. वो कह देता है कि मैं मोलरिटी की जगह लिख लेता हूँ मोल्स पर डीएम क्यूब. तो ये आ जाएगा आपके साथ मोल्स पर डीएम क्यूब, और इस पे आ जाएगा पावर 2. बाकी आप लोग
जस्ट इसको एक्सपैंड कर लें। नाउ कम हेयर, व्हाट अबाउट इट्स मोलैरिटी? देखिए Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। अब इवन कि मैं ये वैल्यू भी नहीं लिखता, जस्ट इसकी मैं यूनिट लिख लेता हूं। तो इसकी यूनिट क्या है? मोल्स पर डीएम क्यूब, और कंसंट्रेशन को मैं जाहिर करता हूं मोलैरिटी से, तो ये बन लेता है मेरे साथ मोलैरिटी पावर 2। जस्ट देखिए, दिस इज मोलैरिटी और इसकी पावर आ गया 2 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी पावर 1, दिस इज मोलैरिटी 1 एंड हेयर मोलैरिटी पावर 1, तो ये बनेगा मोलैरिटी पावर 2। तो दिस इज molarity power 2, this cancel out, it has no unit। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आ जाता है कि अभी इनकी यूनिट नहीं है तो Kc की वैल्यू 1 होगी। ना, Kc का अपना कुछ कंसंट्रेशन तो होगा, हम तो सिर्फ और सिर्फ उनकी यूनिट लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपके साथ इसकी यूनिट नहीं है। कभी कभी लोग ये कंफ्यूजन कर लेते हैं कब Kc की वैल्यू 1 आ गई। ना, मैं इसको आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके दे सकता हूं कि लेट्स सपोज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इट इज 0.1 और यहां पे आ गई आपके साथ मोलैरिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। अब अगर आप देख ले मोलैरिटी कैंसल आउट, इनकी यूनिट नहीं है लेकिन फिर भी किसी की कोई ना कोई वैल्यू है, तो लिहाजा डोंट इंटरप्रेट द थिंग इन अ वेरी रॉन्ग वे, बहुत मसला हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। ओके, अब एक और एग्जांपल जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। ओके, लेट्स सी, फॉर एग्जांपल I have some other examples ताकि आप लोग इसको पिक कर सके। This is PCl5, this change into PCl3 and here it is Cl2। मैं कहता हूँ राइट Kc, तो आप जस्ट लिखेंगे गैस, here it is a gas, here it is a gas, तो आप लिखेंगे कि Kc is equal to PCl3 power 1 and here it is Cl2 power 1 divided by PCl5 पावर 1। मैं डायरेक्टली कहता हूं कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, अगेन आई क्लैरिफाई। तो व्हाट विल बी इट्स यूनिट? मोलैरिटी। व्हाट विल बी इट्स यूनिट? मोलैरिटी। व्हाट विल बी इट्स यूनिट? मोलैरिटी। तो व्हेनेवर आई से मोलैरिटी जो है ये बेसिकली कंसंट्रेशन का एक नापने का तरीका है और मोलैरिटी का डायमेंशन है मोल्स पर डीएम क्यूब, लेकिन मैं बार बार मोल्स पर डीएम क्यूब नहीं कह सकता, तो मैं कहता हूं मोलैरिटी। ऐसा ना हो कि कल आप ये कहें कि जी लिटिल बिट सम कंफ्यूजन, नो, देयर शुड नॉट एनी कंफ्यूजन एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पे देख लें मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, इससे क्या बनेगा? मोलैरिटी स्क्वायर। देखें, दिस इज मोलैरिटी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी दिस कैंसल आउट, तो ये बनेगा आपके साथ मोलैरिटी। तो लिहाजा अब इस एक्सप्रेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए किसी की जो यूनिट होगी वो मोलैरिटी होगी, और मोलैरिटी आपको पता है कि इट इज फर्दर इक्वल टू किस चीज के? इट इज इक्वल टू मोल्स पर डीएम क्यूब। अब यहां पे उसकी कोई वैल्यू होगी, किसी की जो भी वैल्यू हो उनके साथ जस्ट इस यूनिट को लगा लो। क्लियर? तो दिस इज फॉर होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, बट आई थिंक नाउ वी शुड टॉक अबाउट हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया वेरी क्विकली, बिकॉज आप लोगों का एक बेस बन चुका है। या चलो इस तरह कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेते हैं अबाउट हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया, लेकिन कुछ टाइम के लिए इस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बांध दो वीडियो।